नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, पीटी एजुकेशन पे आपका स्वागत है। इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी सीरीज को आगे करते हुए आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाला हूं जिसके बारे में आप में से कई लोगों को जानकारी भी नहीं होगी। तो जैसा कि आपको पता है, एक तो इंडिया की आर्मी है जो देश के अंदर बेसिकली काम करती है। ठीक है, आर्मी का काम क्या होता है? देश के अंदर जो पूरी हमारी स्ट्रेटेजिक चीजें हैं उनको संभाल करके रखना, और आर्मी बेसिकली युद्ध के समय डिप्लॉय की जाती है। ठीक है, लेकिन हमारी जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, जो अलग अलग देशों के साथ हमारी सीमा साझा होती है, उसमें अलग अलग फोर्सेस हमारे लिए काम करती हैं। जैसे आपको पता होगा आईटीबीपी, तो आईटीबीपी कहाँ पे काम करती है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के रूप में। ठीक है, तो तिब्बत बेसिकली चाइना का हिस्सा है, हालांकि वो एक समय स्वतंत्र था, तो उसी समय से हमारी ये बॉर्डर फोर्स चली आ रही है। बेसिकली ये 1962 की इंडो चाइना वॉर के बाद बनी थी। लेकिन आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। तो आप में से कोई मुझे बताएगा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट एक इशू है कि देश के अलग अलग सीमाओं पे कौन कौन सी बॉर्डर पुलिस फोर्स है। ठीक, जैसे मैंने आपको आईटीबीपी बताया तो ये चाइना के बॉर्डर पे है। चलिए मैं एक और बताता हूं, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, ये हमारा नेपाल का बॉर्डर देखता है। अब आप मुझे बताएंगे कि इंडो म्यांमार बॉर्डर पे कौन सा है, इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट थ्रेड में बताएंगे। चलिए मैं चर्चा करता हूं आपसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में कि ये सीक्रेट तिब्बतियन स्क्वाड है क्या। तो देखिए, ये है भारत का, ये हमारा जो नक्शा है बेसिकली 1991 से पहले का है, जब रशिया हमारा सेंट्रल एशिया तक आता था। और ये जो आपके 5 तान देश हैं, मैंने कई बार आपसे कहा भी है, आपने अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताया भी है, तो कोई आज फिर से सेंट्रल एशिया के 5 जो तान देश हैं वो और उनकी राजधानियों को मेंशन कर दें। तो रशिया हमारा यहां तक आता था। अब आप यहां पे देखो, ये है चाइना। चाइना हमेशा से इस हिस्से पे रहा है। चाइना की जो पूरी की पूरी सभ्यता है बेसिकली इतने हिस्से में रही। चाइना ने शिनजियांग प्रोविंस, जी हाँ वही, जहां पे वीगर मुसलमान रहते हैं, मैंने आपसे इसके बारे में भी चर्चा की है अपने वीडियोस में, और ये रहा तिब्बत। तो इस हिस्से को लेके हमेशा से बहुत ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि तिब्बत भी उसका नहीं रहा। तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत के धर्मशाला से, मैकडॉवेल से चलती है। और साथ ही साथ शिनजियांग, जहां के वीगर मुसलमानों को लेके चाइना के ऊपर काफी सैंक्शंस लगते चले आए हैं, ह्यूमन राइट का इशू कई बार उठा है। तो ये जो आप पूरा का पूरा क्षेत्र देख रहे हो, इसी तिब्बत को बेसिकली कवर करना है हमें। तो ये मैप आपको सिर्फ बताने के लिए था। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा भारत की जो मैक्सिमम नदियां हैं, चाहे वो इंडस नदी हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी हो, जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये सांगपो हमें दिख रही है, ब्रह्मपुत्र का बेसिकली नाम, तो ये सारी की सारी तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत को रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। अभी हुआ क्या, भारत के मंडे को भारत ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया चाइना को। क्या सिग्नल दिया कि यदि बीजिंग ने लगातार हमारे साथ एलएसी पे, एलएसी कितनी बड़ी है, 3488 किलोमीटर बड़ी है, लेकिन आप एक बात और याद रखिएगा, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो सकती है, क्योंकि जो हमारी एलएसी है उसकी टोपोग्राफी इतनी ज्यादा टफ है। टोपोग्राफी बेसिकली जो एरिया होता है कि कहीं कहीं माउंटेन्स हैं जो कि स्नो से कैप्ड हैं, वहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो आप वहां पे जाके एक्चुअली मार्किंग नहीं कर सकते। तो एलएसी की मार्किंग ना होने की वजह से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 3500 से 4000 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि भारत सबसे लंबी सीमा कौन से देश के साथ साझा करता है और वो कितनी लंबी है? कमेंट थ्रेड में बताइए। ये सारे स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्स लगातार हो रहे हैं, एग्जाम्स लगातार होंगे, तो प्लीज अपना पार्टिसिपेशन बनाए रखिए। जो लोग पार्टिसिपेशन करते हैं वो लगातार इस चैनल से जुड़े रहें और बाकी लोगों को भी पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करते रहें। तो भारत ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा बीजिंग को। तो भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि अगर आप बॉर्डर की टेंशंस को लेकर के हमारे साथ 1 to 1 बैठ के बात नहीं करोगे, नेगोशिएट नहीं करोगे, तो हम कुछ दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था तेंजिन को लेकर के। तेंजिन बेसिकली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का एक सिपाही है, जो कि लास्ट वीक ही जिसकी मौत हुई, एक शहीद हुआ, वो बेसिकली लद्दाख के क्षेत्र में एक लैंड माइन को लेकर के वो वहां पे कर रहा था काम, तो लैंड माइन बेसिकली वो फट गई। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था ये पैंगोंग सो लेक का था। पैंगोंग सो तो आपको पता ही है, न्यूज में लगातार बनी हुई है, तो कुछ रिपोर्ट्स में यही कहा गया, यही दावा किया गया। ये वो क्षेत्र है जहां पे आर्मी ने एक प्री एम्प्टिव मूव लिया था 29 और 30 अगस्त की रात को। ये मैंने अलग से सेपरेट वीडियो में कवर किया है, जिसको देखना है वो वहां पे जाके देख सकता है। और भारत ने कुछ पोजीशंस थी जो उन 5 माउंटेन्स की
वो जो फिंगर का एरिया है, तो अभी जो खबर आई है कि फिंगर 4 वाले पे स्ट्रेटेजिक जो पोस्ट है, भारत ने यहाँ पे हाइट्स को गेन कर लिया है। तो भारत अब ऊंचाई पर है और वहां से वो फिंगर 5 से लेकर के फिंगर 8 तक, जिसे भारत अपना बताता है लेकिन चाइना कहता है ये हमारा है, और इन क्षेत्रों में चाइनीज पेट्रोलिंग होती है। तो भारत को वहां पे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल गया है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो अनडिमार्केटेड लाइन, जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। ये एक सीक्रेट तिब्बतियन फोर्स है जिसे बनाया गया था भारत के ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा जब 1962 की भारत चीनी लड़ाई हो गई थी। तो 1962 की इंडो चाइना लड़ाई का एक बड़ा कारण था दलाई लामा को भारत में शरण देना। 1959 में दलाई लामा तिब्बत की निर्वाचित सरकार के साथ भारत में आए, भारत को शरण देना पड़ा और तब से चाइना नजरें तरेर कर हमें देखने लगा। और 3 साल में ये चीजें इतनी एस्केलेट हो गई कि हमारी एक वॉर भी हो गई। ये कोवर्ट का मतलब होता है ढकी छुपी। ये जो कोवर्ट आउटफिट है बेसिकली, यहाँ पे तिब्बतियन एक्साइलीज, मतलब जो लोग निर्वासित सरकार में रह रहे हैं, यहाँ पे जो भारत में तिब्बतियन रह रहे हैं धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के, उनके सैनिकों से बनी हुई है बेसिकली। अब इसमें गोरखास भी हैं और तिब्बतन्स भी हैं। अभी क्या हुआ, ये जो नायमा तेंजिन करके सोल्जर है, इसकी जब मृत्यु हुई तो इसकी जो बेसिकली जो इसका फ्यूनरल हुआ जो प्रॉपर होता है, उसमें बीजेपी के लीडर हैं राम माधव। ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के एरिया को कवर भी करते हैं, तो ये वहां पे प्रेजेंट भी थे। मैं भी आपको आगे तस्वीर में दिखाऊंगा। और साथ ही साथ इन्होंने इस पे ट्वीट भी किया, हालांकि बाद में इन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। तो इससे मैसेज क्या भेजा जा रहा है, तो पहले आप जान लीजिए SFF के बारे में। तो फॉर्मर CIA ऑफिसर, CIA कहाँ की एजेंसी है, अमेरिका की एजेंसी है, और CIA के एक ऑफिसर हैं जॉन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि तिब्बत की ये जो स्पेशल फोर्स है ना, ये बेसिकली भारत के मदद से और वॉशिंगटन के सपोर्ट से बनी है। इन्होंने एक किताब लिखी है ऑर्फेन्स ऑफ द कोल्ड वॉर, अमेरिका एंड द तिब्बतन स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो आपको मैंने बताया था चीनी क्रांति 1949 में कम्युनिस्टों ने नेशनलिस्ट चियांग काई शेक की सरकार को यहां से भगा करके उनको मजबूर किया कि वो ताइवान पे जाकर के शरण लें। और चियांग काई शेक हमेशा से अमेरिका के सपोर्टर थे और अमेरिका भी इनको सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता था कि कम्युनिज्म चाइना जैसे एक बड़े देश में आए, क्योंकि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो कम्युनिज्म से पहले से वहां पे पहली क्रांति हो चुकी थी 1917 की। तो यहाँ पे अमेरिका हमेशा तिब्बतियंस का सपोर्ट कर रहा था। एक मूवी है 7 Years in तिब्बत, इसको जरूर देखिएगा। आपको तिब्बतियन लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। और उसमें जो बेसिकली चाइना की जो आर्मी का रोल है, ठीक है, चाइना की PLA ने यहाँ पे काफी नुकसान पहुंचाया है, तो इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। ये मूवी जरूर देखिएगा। तो SFF को वॉशिंगटन का पूरा सपोर्ट हासिल है, पूरा एंडोर्समेंट हासिल है। और भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ BN मलिक साहब थे जिन्होंने SFF को स्वयं से क्रिएट किया था। ये चीज कही है जॉन ने, जो कि फॉर्मर CIA ऑफिसर ने अपनी किताब में कही है। अब देखिए दूसरे महाशय क्या कह रहे हैं। टॉम साहब का कहना है, ये प्रोफेसर है हिस्ट्री के स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। इन्होंने सन 2000 के आसपास लिखा कि भारत सरकार ने खुद की एक तिब्बतियन मिलिट्री फोर्स बनाई है जिसका नाम है SFF, ठीक है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। और इसमें US का पूरा सपोर्ट उनको हासिल है। और अभी तक इसमें 12,000 तिब्बतियंस हैं जिनको US के स्पेशल फोर्सेस ने ट्रेन किया है और US इनको फंडिंग भी कर रहा है। तो ये बातें निकल करके आई। तो इसका एक जिस्ट ये हुआ कि भारत और अमेरिका दोनों की मदद से बनी। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये आपको राम माधव दिख जाएंगे जो अभी हाल ही में सोल्जर की मौत हुई है, उसके फ्यूनरल में ये मौजूद थे। और साथ ही साथ ये आपको स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का एक सिंबल देखने को मिल जाएगा। ये देखिए बगल वाली तस्वीर में। तो यहाँ पे SFF का भारत में रोल क्या रहा, देखिए अभी हमने पढ़ा कि 1962 की लड़ाई के बाद, 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई, अक्टूबर के महीने में हुई थी। तो उसके बाद से SFF ने कौन कौन सी लड़ाइयों में क्या क्या रोल प्ले किया। पहले हम माधव की प्रेजेंस के बारे में देख लेते हैं कि इनकी जो फ्यूनरल में प्रेजेंस है, इससे ये बात समझ में आती है कि SFF जो है, जिसे भारत हमेशा से छुपा करके रखता है, तो उसके लिंक्स इंडियन आर्मी से हैं। SFF जो है वो अपनी निष्ठा को, अपनी एलिजियंस को दलाई लामा के प्रति रखता है। दलाई लामा आपको पता है तिब्बतियन बुद्धिज्म के सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं। इनको आप भगवान ही मानिए। और जो फ्लैग है तिब्बत का अपना एक फ्लैग भी है, तिब्बत की अपनी एक भाषा है। बहुत ही अच्छा कल्चर है दोस्तों। आप 7 Years in तिब्बत देखिएगा, आपको पता चलेगा कितने शांत स्वभाव के, कितने प्यारे लोग हैं ये। और ये तो चींटी तक को नहीं मारते हैं। ये महावीरा की उस फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं कि एक चींटी को भी नहीं मारना चाहिए।
भारत के फ्लैग के प्रति, तिब्बत के फ्लैग के प्रति और दलाई लामा के फ्लैग, मतलब टोटल उनकी एलिजेंस और उनकी पर्सनालिटी को लेकर के ये पूरी की पूरी निष्ठा है इनकी। तो जो लोग इस पूरे के पूरे मैटर से फैमिलियर हैं वो यही कहते हैं। भारतीय सेना इनको ट्रेन करती है, ये माउंटेन की लड़ाई में बहुत ही ज्यादा आगे हैं और इनको पे भी भारतीय सेना करती है, तो इनको पेमेंट भी मिलती है। आप देखिए भारत ने इतनी बड़ी फोर्स बना के रखी है और ये सारी चीजें चाइना को पता है। ये ना सोचेगा चाइना को पता नहीं है, ये बातें छुपती नहीं है। भारत कोई चाइना नहीं है कि भारत में खबर को दबा दिया जाए। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत में पूरी आजादी है। हाँ, स्ट्रेटेजिक चीजें बहुत नहीं पता चलती, लेकिन एसएफएफ का रोल कई बार आ चुका है और जब एक किताब ही छप गई तो फिर चाइना को नहीं पता चलेगा। 1971 की लड़ाई में एसएफएफ ने बहुत अहम रोल प्ले किया था। बांग्लादेश में चित्तागोंग की लड़ाई है। आप सभी जो मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है या आप अगर अभी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो आपने सुना होगा चित्तागोंग आर्मी रेड के बारे में। तो कौन कांग्रेसी नेता थे? सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा कहते थे। उन्होंने चित्तागोंग में जो ब्रिटिशर्स की आर्मरी थी उस पर रेड कर दी थी, सारे हथियार गोले बारूद लूट लिए थे। बाद में उनको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो चित्तागोंग पहाड़ियां हैं बांग्लादेश में, जो पहले बंगाल का हिस्सा था। तो जब पाकिस्तान और भारतीय सेना के बीच में लड़ाई हो रही थी तो चित्तागोंग की पहाड़ियों से पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो बर्मा में घुस सकते थे। बर्मा मतलब आज का म्यांमार। तो उनको बर्मा में घुसने से बचाने के लिए इन सैनिकों ने, एसएफएफ के रोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इन्होंने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है भारत की जीत में। तो मतलब एसएफएफ तो बहुत पहले से भारत की मदद करता चला आ रहा है। ये लोग बहुत ही अच्छे पैराशूटेड शूट वाले होते हैं, ठीक है। इनको माउंटेन वॉरफेयर की बहुत ही अच्छी लड़ाई का बारे में पता होता है, क्योंकि बेसिकली ये तिब्बत के रहने वाले लोग हैं। ये आज भी धर्मशाला में रह रहे हैं। माउंटेन की जो पूरी की पूरी टोपोग्राफी होती है, वहां का जो टफ जीवन होता है, उसके बारे में ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि इस पे चाइना का रिएक्शन क्या है। चाइना, आपको पता है, चाइना का एक माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, जिससे हमें पता चलता है कि चाइना का ऑफिशियल रिएक्शन क्या है। क्योंकि शी जिनपिंग तो बोलेंगे नहीं और शी जिनपिंग जो बोलेंगे आपको समझ में भी नहीं आना है ना। तो चीनी तो आपको समझ में आएगी नहीं, या तो हमारी भाषा समझ में आएगी या तो आपको ग्लोबल टाइम्स की भाषा समझ में आएगी। तो ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है। क्या धमकी दी है? ये हमेशा सीधी सीधी बात जो है वो धमकी में ही कहता है। ये हमेशा आपने देखा भी होगा, अगर आप इन्हें ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो ये लगातार ऐसी बातें लिखते रहते हैं जिससे इंसान प्रोवोक हो जाए, खासकर भारतीय। तो इन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि आग से खेलने का क्या अंजाम होता है, ये आप सोच के रखिएगा। एक आर्टिकल लिखा गया इसी चैनल पे, मतलब इसी न्यूज़पेपर पे, उसमें कहा गया कि ये जो एग्जाइल्ड तिब्बतियंस हैं, जो निर्वासित जीवन जी रहे हैं, ये भारत के लिए केवल एक निबल का काम करते हैं बॉर्डर इंटरेस्ट में। भारत कभी भी इसको ये ना सोचे कि बॉर्डर के इशू पे ये इस मुद्दे को उठा करके चाइना से एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले सकता है। क्या भारत में इतनी हिम्मत है कि वो ओपनली कहे कि तिब्बत एक सेसेशनिस्ट पावर है, मतलब तिब्बत जो है वो चाइना का हिस्सा नहीं है, चाइना से अलग है। भारत में क्या इतनी हिम्मत है कि वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है और कह सकता है कि तिब्बत चाइना का एक पार्ट नहीं है? यदि नई दिल्ली में इतनी ज्यादा ताकत आ गई है, इतना ज्यादा वो बोल्ड हो गया है कि वो ओपनली इस फैक्ट को अपोज कर सके, तो उसे अपने अंजाम की परवाह करनी चाहिए। तो बेसिकली एक गीदड़ भपकी है। देखिए, चाइना को भी पता है, भारत को भी पता है, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, उनको पता है उनको क्या करना है, उनको कितनी चीजों को रिकॉग्नाइज करना है, कितनी चीजों को नहीं रिकॉग्नाइज करना। दलाई लामा हमारे पास हमेशा से एक हुक्म का हिक्का है। भारत में रह रहे लाखों तिब्बती जो भारत की इज्जत करते हैं, भारत की तरफ से चाइना के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, तो वो हमेशा एलिजेंस अपनी भारत के प्रति रखेंगे। भारत ने उनका बहुत सपोर्ट किया है और ये बात किसी से नहीं छुपी है। तो इसी के साथ इस लेक्चर की समाप्ति होती है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट करते रहें। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए हैं, इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। मेरा कल का वीडियो देखना ना भूलिएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी होगी और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक पे होगा, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ। मैं कोशिश करता हूँ वीक में एक टॉपिक आपको ऐसा दूं जिससे आपको फुल फ्लेजेड कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाए। तो आप उसे जरूर देखिएगा और अपने कमेंट्स करते रहिए, सजेशंस देते रहिए। आप आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत कुछ है। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।